देखिए, आज का हमारा लेक्चर नवंबर 2025 की प्रतियोगिता दर्पण का सारांश है। इसमें हमने नवंबर 2025 की प्रतियोगिता दर्पण के सभी करंट अफेयर्स को उपलब्ध कराया है। इससे पूर्व हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स नोट्स के रूप में उपलब्ध करा चुके हैं, जिनका हमने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर के प्रश्न इनसे पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, नवंबर 2025 की प्रतियोगिता दर्पण के नोट्स। सर्वप्रथम सीपी राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति सितंबर 2025 में निर्वाचित हुए हैं। देखो, निर्वाचन मंडल होता है एक उपराष्ट्रपति का, तो इसमें कुल वैध मतों की संख्या थी 781, मताधिकार का प्रयोग करा 767 ने, और एनडीए के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, जिन्हें मत मिले 452, और विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को कितने मिले 315 जो मत है वो अवैध पाए गए। शपथ ग्रहण समारोह, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पश्चात श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति हैं हमारी, इन्होंने 12 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। देखो, निर्वाचन मंडल देखते हैं इनका। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव का एक निर्वाचन मंडल होता है, जिसमें राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12 हैं। उनकी संख्या मनोनीत सदस्यों की 12 है, और कुल राज्यसभा के सदस्य संख्या कितनी है? 250। नेक्स्ट है हमारा तीनों सेनाओं का 16वां द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025। देश के सशस्त्र बलों की शीर्ष स्तरीय 16वां द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन कोलकाता के विजय दुर्ग। देखो, विजय दुर्ग ये वर्तमान नाम है, इससे पहले क्या क्या नाम से जाना जाता था? पोर्ट विलियम्स के नाम से इसे जाना जाता था। स्थित सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय में 15 से 17 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन था इसका। नेक्स्ट हमारा नौसैनिक केंद्र INS अरावली। देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समुद्र से लगभग 1100 किलोमीटर दूर समुद्री सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के एक नौसैनिक अड्डा गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। देखो, गुरुग्राम समुद्र तट से कितनी दूर है? ये है लगभग 1100 किलोमीटर दूर है, जिसे INS अरावली नाम दिया गया है, और 12 सितंबर को औपचारिक रूप से इसका कमीशनिंग नौसेना में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध और आतंकी गतिविधियों पर नजर रखना है। यह अड्डा सीमा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगा, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम होगा। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है उच्च संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2025। इसे कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जारी की जाती है। शिक्षा मंत्रालय का पूर्ण नाम क्या था? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। इसकी ये विगत 10 वर्षों से ये जारी कर रहा है रैंकिंग, और ये पहली रैंकिंग इन्होंने जारी की थी शिक्षा मंत्रालय ने 2016 में। ओवरऑल शीर्ष रैंकिंग में 3 शैक्षणिक संस्थान ओवरऑल रैंकिंग में, यानी भारतीय प्रथम स्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास, दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु, और तीसरा स्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे का। शीर्ष विश्वविद्यालय देखते हैं। पहले स्थान पे है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, दूसरे पे है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, तीसरे पे मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी मणिपाल, चौथे पे है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, और 5वें पे है दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। 3 शीर्ष कॉलेज का देखते हैं हम। 3 शीर्ष कॉलेज का हिंदू कॉलेज दिल्ली यानी कि पहले स्थान पर है ये, दूसरे पे है मिरिंडा हाउस दिल्ली, तीसरे पे है हंसराज
कॉलेज दिल्ली, ये तीनों कॉलेज जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अटैच्ड हैं और ये पास पास ही हैं, मुश्किल से जो है 100 मीटर का अंतर इनके बीच में नहीं होगा। शीर्ष शोध संस्थान 2025 में प्रथम स्थान है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, दूसरा स्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, तीसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। शीर्ष 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है। आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है जो चेन्नई तमिलनाडु में है, दूसरे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली जो नई दिल्ली में है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मुंबई में है, ये तीसरे स्थान पर है। शीर्ष 3 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद पहले स्थान पर है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट चिकित्सक देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 शीर्ष संस्थान यानी IIM, IIM, AIIMS यानी कि एम्स, भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली यानी एम्स जो है ये पहले स्थान पर है, दूसरे पे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI चंडीगढ़ दूसरे पे है, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ये तीसरे स्थान पर। शीर्ष वास्तुकला और योजना संस्थान 2025 इसमें कौन सा है? पहले स्थान पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT यानी कि रुड़की, और दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT यानी कि कालीकट में है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर यानी कि IIT खड़गपुर ये पश्चिम बंगाल में है, तीसरे स्थान पर है। शीर्ष विधि कॉलेज देखते हैं हम। शीर्ष है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में है, ये दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है, तीसरे पे है नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में है। शीर्ष कृषि संस्थान देखते हैं। पहले स्थान पर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI नई दिल्ली में, दूसरे पे है ICAR यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, और तीसरे पे है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में। दंत चिकित्सा महाविद्यालय देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली है पहले स्थान पर दंत महाविद्यालयों में, दूसरे पे है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, और तीसरे पे है मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। फार्मेसी के देखते हैं 3 शीर्ष स्थान। जामिया हमदर्द नई दिल्ली पहले स्थान पर, दूसरे पर बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी दूसरे पे है, और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। ये फार्मेसी के थे। शीर्ष नवाचार संस्थान देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी मद्रास पहले पे है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे दूसरे पे है, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है। शीर्ष मुक्त विश्वविद्यालय देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्लू नई दिल्ली ये पहले स्थान पर है, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर दूसरे पे है, यूपी राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये तीसरे स्थान पर है। कौशल विश्वविद्यालय देखते हैं। शीर्ष 3 कौशल विश्वविद्यालय। सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस इंदौर, और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल ये तीसरे स्थान पर है। राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय शीर्ष 3 विश्वविद्यालय देखते हैं। पहले स्थान पर है जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, दूसरे पे है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, तीसरे पे है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। शीर्ष SDG संस्थान 2025 के शीर्ष 3 SDG कौन से हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI नई दिल्ली, और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली यूनिवर्सिटी ये शीर्ष 3 संस्थान हैं। प्रबंधन संस्थान की QS रैंकिंग 2026 QS रैंकिंग यानी कि इसके शीर्ष प्रबंधन संस्थान यानी कि 100 प्रबंधन संस्थानों में भारत के 3 संस्थान शामिल हैं। इसे जारी कौन करता है? लंदन स्थित एजेंसी क्वाक्वेरिली साइमंड्स इसे
जारी करता है, प्रतिवर्ष जारी करता है। और इस बार इन्होंने विश्व के 359 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को इस रैंकिंग प्रदान की है। तो विश्व के शीर्ष 3 मैनेजमेंट कॉलेज देखते हैं, संस्थान देखते हैं विश्व के। पहला है द वार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी एंड ऑफ पेंसिल्वेनिया, यानी कि पहले स्थान पर है। दूसरे पे है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका, और तीसरे पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। भारत की इसमें 3 संस्थान देखते हैं जो अंडर 100 शामिल हैं। 3 संस्थान, IIM बेंगलुरु, यानी कि ये 52वां स्थान है, लेकिन भारत में इसका प्रथम स्थान है, यानी कि भारत के हिसाब से प्रथम, द्वितीय और तीसरा। IIM अहमदाबाद, इसकी 58वीं रैंक है। और IIM कोलकाता, इसका वर्ल्ड वाइड इसकी रैंक 64 है, बाकी भारत में तीसरी रैंक है। भारतीय वायुसेना के 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमान MK1A की आपूर्ति के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय का नया अनुबंध। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समुद्र प्रदक्षिणा। इसका ये समुद्र प्रदक्षिणा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। कर्नल अनुजा बरुडकर के नेतृत्व में 3 सेनाओं की 10 महिला अधिकारियों का दल समुद्र प्रदक्षिणा अभियान पर भारतीय सेवा नौकायन पोत त्रिवेणी के जरिए 9 माह की समुद्री यात्रा पर रवाना हो गया है। विश्व भ्रमण का यह अभियान 11 सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से प्रारंभ हुआ और 9 माह की यात्रा के पश्चात मई 2026 को यह दल मुंबई लौटेगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा ज्ञान भारतम मिशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ज्ञान भारतम यानी प्राचीन पांडुलिपियों में बिखरे ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन औपचारिक शुभारंभ सरकार ने कब किया? सितंबर 2025 में किया। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े देश के 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित एवं डिजिटलाइज कर विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और ज्ञान भारतम का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 से 13 सितंबर को किया गया, जिसकी थीम थी पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है ये। और इस अवसर पर ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ उन्होंने किया। ज्ञान भारतम पोर्टल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 इनका रिटायरमेंट हो गया। 62 वर्ष की भारतीय वायुसेना में रहे MiG-21 विमानों का ससम्मान विदाई 26 सितंबर 2025 को वायुसेना से विदाई की गई इनकी। और अब जो है MiG-21 का स्थान कौन लेगा? तेजस। अब तेजस इसका स्थान लेगा, हमारा तेजस LCA MK1A विमान जो है अब इसका स्थान लेंगे MiG-21 का। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं जैन जेड आंदोलन। ये नेपाल में जैन जेड आंदोलन के चलते KP शर्मा ओली सरकार का तख्ता पलट। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। और नए चुनाव की घोषणा 5 मार्च को, नए चुनाव जो है 5 मार्च को होंगे। नेपाल में KP शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सितंबर 2025 को सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, मैसेंजर आदि पर प्रतिबंध 4 सितंबर 2025 को लगा दिया गया था। इससे जो आक्रोश उपजा और विशेषतः जैन जेड पीढ़ी के युवाओं में उपजे विद्रोह ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि 3 दिन में ही इस आंदोलन ने ओली सरकार का तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेले ने नए चुनाव तक पूर्व मुख्य न्यायाधीश 73 वर्षीय सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री वहां बनाया है। और जैन जेड देख लेते हैं क्या है ये जैन जेड।
जैन जी से तात्पर्य जो है 13 से 28 वर्ष के बीच की युवा पीढ़ी से है। इस पीढ़ी के युवा इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं तथा इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जैन जेड को डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर 2025 के बीच मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा। $215 मिलियन के 4 परियोजनाओं का विकास अनुदान के आधार पर किया जाएगा। इसमें सर शिवसागर राम गुलाम राष्ट्रीय अस्पताल का निर्माण, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना, पशु चिकित्सा विद्यालय व पशु अस्पताल का निर्माण और हेलीकॉप्टर का प्रावधान आदि शामिल है। मॉरिशस में 17.5 मेगावाट की एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना भी भारत करेगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने 12 सितंबर को अयोध्या की यात्रा की, जहां राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन उन्होंने किए और उत्तराखंड में तिरुमला तिरुपति मंदिर में भी दर्शन किए उन्होंने। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग की भारत यात्रा, ये 2 से 4 सितंबर के बीच भारत में रहे। भारत व सिंगापुर के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हुए हैं और भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सिंगापुर इस क्षेत्र में तकनीकी और अनुसंधान सहयोग भारत को प्रदान करेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर नहावा शेवा बंदरगाह मुंबई पर निर्मित एक कंटेनर टर्मिनल का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी ने इस परियोजना में $1 अरब से अधिक का निवेश किया है। $1 अरब से अधिक का निवेश किया है। फ्रांस, यूके, कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया सहित 11 और देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है और यह मान्यता कब दी? सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सभा के 80वें सत्र में यह मान्यता प्रदान की गई है। नासा के परसिवियरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर से बायोसिग्नेचर्स के संप्रेषण का वैज्ञानिकों का अनुमान है और अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए जुलाई 2020 में प्रक्षेपित परसिवियरेंस रोवर ने वहां जजेरो क्रेटर पर रहते हुए वहां से जीवन के कुछ संकेत प्रेषित किए हैं। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पैटोंगटान सिनवात्रा को पद से बर्खास्त कर दिया है और उनके स्थान पर जो है अनुचित चान विराकुल जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। 16 अगस्त 2024 से थाईलैंड की प्रधानमंत्री रही पैटोंगटान सिनवात्रा, जिन्हें एक कंबोडिया के एक नेता से टेलीफोन वार्ता लीक होने के पश्चात संवैधानिक अदालत ने अस्थायी रूप से 1 जुलाई 2025 को निलंबित कर दिया था। मामले की सुनवाई के पश्चात उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी करार दिया गया। यह फैसला सुनाते हुए अदालत ने, जो शीर्ष अदालत है, ने 39 वर्षीय पैटोंगटान सिनवात्रा को 29 अगस्त 2025 को इस पद से बर्खास्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक परिदृश्य में देखते हैं, भारत व एफ्टा देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू। ये 4 यूरोपीय देश हैं, आइसलैंड है, लिंचेस्टीन है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के समूह एफ्टा यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर 10 मार्च 2024 को किए गए थे और भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हस्ताक्षरित यह समझौता 1 अक्टूबर 2025 को लागू हो गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी संरचना में ऐतिहासिक सुधार कर जीएसटी के 4 स्लैब जो हैं 5%, 12%, 18, 28% के स्थान पर 2 ही स्लैब यानी कि 5 और 18% ही बरकरार रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। यह निर्णय जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में संपन्न 56वीं बैठक में लिया गया यह निर्णय, और करों की यह प्रस्तावित नई दरें जो हैं 22 सितंबर 2025 से लागू की गई हैं। फोर्थ सेमिकॉन इंडिया 2025, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमिकॉन इंडिया, फोर्थ सेमिकॉन इंडिया 2025, ये 2 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में यशोभूमि में हुआ। यह भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक शो है। इसका आयोजन 48 देशों की एक 350 से अधिक कंपनियां शामिल हुई इसके आयोजन में, और इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है? अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। इसकी थीम है सम्मेलन की। स्वदेश निर्मित पहली चिप, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में निर्मित पहली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 प्रधानमंत्री श्री मोदी को सौंपी। चिप का निर्माण किसने किया? इस चिप को इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चिप कौन सी है? विक्रम 3201, इसे प्रधानमंत्री को सौंपा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बैराबी सेरांग रेल लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहां है? बैराबी सेरांग रेल लाइन चालू होने से मिजोरम अब देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। 13 सितंबर 2025 को पूर्वोत्तर के मिजोरम राज्य में बैराबी सेरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन श्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। राजधानी आइजोल के निकट सेरांग बैराबी के बीच ये रेल लाइन कितनी लंबी है? 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है ये। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से खनन अन्वेषण समझौता। भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटिलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ 15 वर्षों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और पॉलीमेटेलिक सल्फाइड जो है समुद्री पापड़ी से निकलने वाले गर्म हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थ के आसपास बनते हैं। इनमें तांबा, जस्ता, सोना, चांदी जैसी धातुओं की उच्च सांद्रता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के धार में देश का पहला पीएम मित्र पार्क। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर जिले के भोंसोला गांव में पहला पीएम मित्र जो पार्क स्थापित किया गया है। वस्त्र उद्योग के बहुमुखी विकास के लिए 7 प्रस्तावित प्रधानमंत्री यानी पीएम मित्र पार्क के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 17 सितंबर 2025 को अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर जिले के भैंसोला गांव में किया। इस पार्क में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला का विकास किया जाएगा, जिसमें कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, परिधान निर्माण से लेकर निर्यात तक की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। पीएम मित्र पार्क जो है 5F विजन यानी फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फोरन पर आधारित है। और उत्तर प्रदेश में पीएम पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? लखनऊ में, यानी 7 में से एक जो है लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।
NSSTA यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। यह सांख्यिकी एवं और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक सांख्यिकी शिक्षण अकादमी है। ग्रेटर नोएडा स्थित यह अकादमी सांख्यिकी है कर्मियों को आधिकारिक सांख्यिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि परियोजना का पुनर्गठन व विस्तार किया गया है। पुनर्गठन योजना के तहत इसकी अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। इसके तहत इसके साथ ही लाभार्थियों को दी जाने वाले ऋण की पहली किस्त 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है, दूसरी किस्त 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है और तीसरी किस्त जो है पूर्वतः 50,000 ही रखी गई है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखो, अरिजित पटेल ये पूर्व गवर्नर है, हमारे RBI के पूर्व गवर्नर हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल के भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक, इन्हें कब मनोनीत किया है? 29 अगस्त 2025 को। इस पद पर उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है और भारत के साथ साथ ये बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व भी IMF के 25 सदस्य निदेशक मंडल में वह करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रदीप कुमार प्रजापति, ये क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक, सितंबर 2025 में इन्हें नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास इंजेती, इन्हें राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE का चेयरमैन नियुक्त किया है सितंबर 2025 में। और क्रिस्टोफर कूट जो है वो भारत में कनाडा के नए उच्चायुक्त हैं और दिनेश पटनायक कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त हैं। विवेक गुप्ता जो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष जो है 25-26 सत्र के लिए 25 सितंबर को उन्हें चुना गया है। R गांधी जो है यस बैंक के कार्यकारी चेयरमैन पुनर्नियुक्त किए गए हैं इस पद पर। यह कार्यकाल उनका जो है 13 मई 2027 तक रहेगा। और कमलेश बजाज जो ICT लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं, ABC के चेयरमैन सत्र 2025-26 के लिए, यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चेयरमैन 2 सितंबर 2025 को नियुक्त किया गया है इन्हें। सेबेस्टियन लोकार्नो, ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो ने 10 सितंबर 2025 को नियुक्त किया गया। देखो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान देखते हैं। दादा फाल्के पुरस्कार, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023, इन्हें मोहनलाल को प्रदान किया गया है। मोहनलाल क्या पूरा नाम क्या है? मोहनलाल विश्वनाथन नायर। ये मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार हैं। टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर सम्मान, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर सम्मान 2025, ये भारतीय मूल के 17 वर्षीय अमेरिकी तेजस्वी मनोज को टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025, यानी भारत की NGO एजुकेट गर्ल्स को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिलीपींस के रेमन मैगसेसे फाउंडेशन ने इन्हें 31 अगस्त 2025 को प्रदान किया। NGO जो है एजुकेट गर्ल्स क्या है, इसे देखते हैं। ये स्कूल बीच में छोड़ चुकी लड़कियों को वापस शिक्षा से जुड़ने के लिए पहल के लिए यह पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। इस NGO की स्थापना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातक सफीना हुसैन ने 2007 में भारत लौटकर की थी। इससे पूर्व 59 व्यक्तियों को अब तक विभिन्न वर्षों में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, परंतु एजुकेट गर्ल्स पहला भारतीय संगठन है जिसे एशिया के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिल्म होम बाउंड, नीरज घेवाल द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म होम बाउंड 98वें यानी कि 98वें ऑस्कर पुरस्कारों में प्रतिस्पर्धा हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। नोट में इसमें महत्वपूर्ण क्या है, यह करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले
प्रोड्यूस्ड हिंदी फिल्म होम बाउंड को वर्ष 2026 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में भारत का आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है। इसे फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका का बैलन डी और व अन्य संबंधित पुरस्कार हैं। इनका वितरण कहाँ हुआ? 22 सितंबर 2025 को पेरिस में। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार उस्मान डेम्बेले, फ्रांस के ये फॉरवर्ड उस्मान डेम्बेले ये फ्रांस के हैं, फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं ये, और पेरिस सेंट जर्मन के लिए क्लब के लिए ये खेलते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर है ये एतानी बोनमाती, ये कहाँ है? बार्सिलोना के लिए खेलने वाली है, स्पेन की खिलाड़ी हैं। और सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर का कोपा ट्रॉफी है, यह किस खिलाड़ी को दी गई है? ये लैमिन पुरुष खिलाड़ी के लिए है, ये लैमिनी यमाल स्पेन के हैं। और महिला खिलाड़ी जो हैं ये हैं विक्की लोपेज, ये स्पेन, ये भी स्पेन की है। क्लब ऑफ द ईयर देखते हैं, क्लब ऑफ द ईयर पुरुषों के क्लब के लिए इसे पेरिस सेंट जर्मेन को दिया गया है, और महिला क्लब के लिए आर्सेनल क्लब को दिया गया। सम्मेलन कोप 30 नवंबर 2025, कोप 30 का 2025 यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC का 30वां सत्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप 30 ब्राजील के तटीय शहर बेलेम में 10 से 21 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ। ये नेक्स्ट है हमारा चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। चौथा तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? इटली में, रोम में 11 से 12 सितंबर 2025 को यह संपन्न हुआ। और इटली एवं जापान की सह-अध्यक्षता में इस सम्मेलन में भारत सहित 115 देश व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। और 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 में भारत की मेजबानी में चेन्नई में होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 5वां भारत में होगा। महत्वपूर्ण दिवस में है 1 सितंबर को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का स्थापना दिवस है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, ये इंपोर्टेंट है, पहले पूछ लिया गया है पहले। 1 से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, यानी कि यहाँ पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन दिवस है ये। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और 9 सितंबर को हिमालय दिवस है। 10 सितंबर को आत्महत्या की रोकथाम हेतु वैश्विक दिवस है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को। ये क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर सन 1949 को संवैधानिक सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। 16 सितंबर है ओजोन परत संरक्षण दिवस है, ये महत्वपूर्ण है। और देखो इन दिवस की हम थीम जो है एक अलग लेक्चर में बनाएंगे। लगभग सितंबर तक की थीम हम एक लेक्चर में बना चुके हैं और नेक्स्ट जो है दिसंबर तक की एक नेक्स्ट लेक्चर अलग से बना देंगे इसके लिए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जन्मदिन है और 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, 22 सितंबर विश्व कारमुक्त दिवस, 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर को आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ही मनाने की घोषणा सरकार द्वारा मार्च 2025 में की गई थी। इससे पूर्व यह प्रतिवर्ष धनतेरस को मनाया जाता था। 23 सितंबर सांकेतिक भाषा दिवस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी सांकेतिक भाषा दिवस है। इसकी थीम है सांकेतिक भाषा के अधिकार के बिना कोई मानव अधिकार नहीं। बधिर लोगों के मानव अधिकार एवं संकेत भाषा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस है और केंद्र सरकार ने इसे 2024 से अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। 26 सितंबर को CSIR स्थापना दिवस है। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर को फार्मासिस्ट दिवस है और 28 सितंबर को पुत्री दिवस, डॉटर्स डे है। भारत का यह सितंबर का चौथे रविवार को मनाया जाता है और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। महत्वपूर्ण किताबें देख लेते हैं हम। ट्रूथ विदाउट अपोलॉजी, ये आचार्य प्रशांत ने लिखी है। और 12th ईयर्स माई मेज्ड अप लव स्टोरी, चेतन भगत की है। विकसित भारत इंडिया @ 2047, आदित्य पिट्टी की है। हैप्पीनेस हैपन्स, रोबिन सिंह की है। और द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड मनी, किरण देसाई की है। ये बुकर पुरस्कार 2025 हेतु अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तकों में से भारत की किरण देसाई द्वारा रचित यह उपन्यास भी शामिल है। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। द अयोध्या अलायंस, ये लिखी है अश्विन सांघी ने। विविध में देखते हैं मैत्री 14 2025, यानी कि भारत व थाईलैंड की संयुक्त सेना का अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? मेघालय में उमरोई में 1 से 14 सितंबर के बीच ये संपन्न हुआ। युद्ध अभ्यास 2025, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युद्ध यह किस किस के बीच हुआ? भारत व अमेरिका की सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत में अमेरिका में अलास्का में 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच संपन्न हुआ। वर्ष 2004 से शुरू हुआ यह युद्ध अभ्यास प्रतिवर्ष भारत व अमेरिका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अलास्का में इस युद्ध का 21वां संस्करण था। ये पैसिफिक रिच 2025, सिंगापुर की मेजबानी में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर की मेजबानी में दक्षिण चीन सागर में चांगी नेवल बेस पर 15 से 22 सितंबर 2025 को संपन्न द्विवार्षिक पैसिफिक रीच 2025 नौसैनिक अभ्यास में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, मेजबान सिंगापुर सहित 40 से अधिक देशों ने सीधे प्रतिभागी एवं पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। भारत के स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है INS निस्तार ने इसमें भाग लिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक रिच में जो है भारत के किस INS भाग लिया? हमारे जो थे ये है INS विस्तार। अमोघ फ्यूरी 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने वृहद सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार मरुस्थल में पाकिस्तानी सीमा के निकट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया। इसका नाम, इसे अमोघ फ्यूरी नाम दिया गया है। भारतीय नौसेना व ग्रीस की हेलेनिक नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भूमध्य सागर में ग्रीस के सलामीस नौसेना बेस पर 13 से 18 सितंबर 2025 के बीच संपन्न हुआ। इसमें भारत के किस INS ने लिया है? इसमें भारत का प्रतिनिधि स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंद ने इसमें भाग लिया। देखो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार ये पूछ लिया जाता कि भारत के किस युद्ध पोत ने इसमें भाग लिया, तो INS फ्रिगेट INS त्रिकंद ने इसमें भाग लिया। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद ने भारत के बाहर विदेश में अपना पहला कैंपस कहाँ खोला है? संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में खोला है ये अपना पहला कैंपस। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या IIT दिल्ली का पहला कैंपस कहाँ खुला? अबू धाबी में। और IIT मद्रास का तंजानिया में पहला कैंपस खोला गया। भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी असम में गुवाहाटी में एक समारोह में 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 25 से 28 सितंबर के बीच हुआ। इसकी थीम थी समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
खेल कूद, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 17वें एशियाई कप 2025 का आयोजन क्या हुआ, संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में 9 से 28 सितंबर के बीच हुआ। इसका विजेता भारत था और पाकिस्तान को हराया इसने, और फाइनल में 5 विकेट से हराया था पाकिस्तान को। भारत 9वीं बार पुरुषों के एशियाई कप को अपने नाम कर चुका है। मैन ऑफ द मैच कौन थे, तिलक वर्मा थे, इसमें भारत के थे। और मैन ऑफ द सीरीज जो थे अभिषेक शर्मा थे, इन्होंने 314 रन बनाए थे, और सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने लिए थे 17। काफा नेशनल कप फुटबॉल ये तंजानिया के हिसोर में हुआ, और इसमें विजेता ईरान था और विजेता उज्बेकिस्तान था, और भारत का इसमें तीसरा स्थान था। और ये जो है इसका नेतृत्व गुरप्रीत सिंह ने किया था। 2025 ये भारत में अहमदाबाद में 24 से 30 अगस्त 2025 को संपन्न पुरुष व महिलाओं की 25वीं राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुष व महिला दोनों ही वर्गों में ट्रॉफी किसने जीती है, भारत ने। कुल मिलाकर 4 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य पदक यानी कुल 13 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर भारत रहा। 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ये कहाँ हुई, जापान के टोक्यो में 13 से 21 सितंबर 2025 के बीच हुई थी ये। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा, इसमें प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका, दूसरे पे कीनिया, तीसरे पे कनाडा। आगामी 21वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो जाएगा, चीन के बीजिंग में हो जाएगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है यह कहाँ हुई थी, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में हुई थी ये। और इसमें प्रथम स्थान किसका रहा, दक्षिण कोरिया का, द्वितीय मैक्सिको का, तीसरा स्पेन का, और भारत का फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से चौथा स्थान भारत को मिला। विश्व तिरंजे में 1 स्वर्ण और 1 रजत भारत ने जीता। और स्वर्ण पदक किसने जीता, कंपाउंड तीरंदाजी में ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फूगे की तिकड़ी ने इतिहास रचते हुए जीतने में सफलता प्राप्त की स्वर्ण पदक। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप यह कहाँ हुई थी, ये पेरिस में संपन्न हुई थी 25 से 31 अगस्त के बीच। एकल में जो विजेता रहे थे पुरुष एकल में सीयू की चीन के हैं, और उपविजेता कौन थे, कुनलावुत विडिडसन थाईलैंड के हैं ये। और महिला एकल में अकाने यामागुची जापान की है, और उपविजेता है चेन यूफी चीन के हैं। पुरुष युगल में जो है सात्विक साई राज रेंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी ने जो है जोड़ी ने युगल में कांस्य पदक जीतने में सफलता। ये दूसरी बार है, पहली बार सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 2022 में कांस्य पदक जीता था। अगली कहाँ होगी, 30वीं विश्व बैडमिंटन चैंपियंस 2025 का आयोजन कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। दिलीप ट्रॉफी, ये दिलीप है, ये दिलीप ट्रॉफी है, ये कहाँ हुई थी, ये भारत की है ये दिलीप ट्रॉफी। और मध्य क्षेत्र इसमें विजेता रहा और दक्षिण क्षेत्र इसमें उपविजेता रहा। इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन था, सारांश जैन जो है मध्य क्षेत्र के थे। अगस्त 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आईसीसी ने किसे नियुक्त किया है, आईसीसी ने मोहम्मद सिराज को नियुक्त किया है। और यूएस ओपन 2025 देखते हैं, ये न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, और इसमें पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्कराज था जो स्पेन के हैं। उपविजेता है यानिक सिनर, ये इटली के हैं। महिला विजेता थी आर्यनका सवालेंका, बेलारूस की है। और उपविजेता है अमांडा सीमोवा, अमेरिका की हैं ये। और युगल है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण उतने पूछे जाते नहीं है युगल में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है वो क्रोएशिया के जगरेब में 13 से 21 सितंबर 2025 को ही। भारत ने केवल एक कांस्य पदक जो है अंतिम पंघाल ने जीता, जो 53 वर्ग में जीता, इन्होंने 53 वर्ग में जीता। पहले स्थान पर जापान रहा, दूसरे पे ईरान, तीसरे पर अमेरिका रहा। 12वां एशियाई कप हॉकी जो है 20 अगस्त से 7 सितंबर को बिहार के राजगीर में हुआ। भारत इसमें विजेता था, और हरमनप्रीत सिंह जो है इसमें भारत के कप्तान थे। विजेता जो है दक्षिण कोरिया था। इसमें भारत ने यह चौथी बार जीता है, एशिया कप हॉकी चौथी बार जीता है। और इसके साथ ही भारत को 2026 में विश्व कप हॉकी, जिसका आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, भाग लेने के लिए अर्हता
प्राप्त हो गई है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई? लिवरपूल में, इंग्लैंड के लिवरपूल में हुई। और इसमें पदक तालिका में देखते हैं, कजाकिस्तान पहले पर, उज्बेकिस्तान दूसरे पर, भारत तीसरे स्थान पर रहा। कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं जो very महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 19 सितंबर 2025 को भारत में पहली बार एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ है। हाल ही में कौन सा राज्य महिला स्वयं सेवक संघ यानी कि SHG सदस्यों की पहचान जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। और हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को विस्तार देने की दिशा में कदम उठाते हुए देश की पहली राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति लॉन्च की है? नव और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है ये। और भारत जो है 2070 तक भारत के को जीरो उत्सर्जन की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करना है। और 19 सितंबर 2025 को रिजर्व बैंक ने किसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम स्वीकृति दी है? फोन पे को दी है। और हाल ही में भारत के किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय संदर्भ श्रेणीकरण प्रणाली को संयुक्त रूप से विकसित एवं प्रचारित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। और राज्य सांसद एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की महिला सशक्तिकरण समितियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये तिरुपति में हुआ है। ये तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी रह गई है? यानी कि 1.9%। हाल ही में भारत ने किस देश के कृषि फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पायलट प्रोजेक्ट पर सहयोग करने वाला सहमति समझौता पर हस्ताक्षर किए? वेनेजुएला के साथ। और हाल ही में कहां भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान की पहली विदेश मंत्रालय स्तर पर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? यानी कि तेहरान में की गई है, तेहरान में की गई है। और किस देश ने अफ्रीका के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट MSE ग्रिड का उद्घाटन किया? इथियोपिया ने। ये कितनी मेगावाट का है? ये 6,500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है। हाल ही में 3000 किलोमीटर रेंज वाले FP5 फ्लेमिंग क्रूज मिसाइल का उद्घाटन परीक्षण किसने किया है? यूक्रेन ने। और वर्ल्ड वर्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, भारत का इसमें 38वां स्थान है। और संचार एवं पूर्वोत्तर के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आयोजित 38वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPI और UPU एकीकरण योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? दुबई में। और 10 सितंबर को मनाए गए विश्व हत्या रोकथाम दिवस का थीम थी आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना है। और 8 सितंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है? डिजिटल युग में साक्षरता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और यदि हमारे लेक्चर के लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।